मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को ढेरों प्यार एवं शुभाशीर्वाद। तो भारतीय शासन एवं राजनीति में खूब मजा आ रहा है ना? चलिए बिल्कुल आप लोग आनंद लीजिए, खूब सीखिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास कीजिए, है ना? और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं छोड़िए। हाँ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछला वीडियो में हम आप लोग को बता रहे थे कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के काल में क्रिप्स मिशन भारत आता है और उनके प्रस्ताव को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता लोग उसको साफ इनकार कर देते हैं और क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कौन कहे? महात्मा गांधी जी कहते हैं। और शैतान का वकील बना, शैतान का वकील की संज्ञा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू देते हैं। इसके बाद से ध्यान दीजिए, ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये इतिहास जब आएगा तो वहां में हम डिटेल में पढ़ाएंगे। हमें संविधान निर्माण तक पहुंचना है। हम केवल पृष्ठभूमि में आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग का देश का इतिहास ये था, ऐसा ऐसा सिचुएशन था, ऐसे गुलाम हुआ, इस तरीके से आजादी मिली और जब आजाद भारत हुआ तो उसमें किस लोग का कितना योगदान था और सभी के लिए संविधान बनाना था तो संविधान का रूप कैसा होगा, इसके पृष्ठभूमि की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए यह वीडियो भी काफी, यह लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत होता है ना, वो बहुत ही भयावह तरीके से होता है। मतलब आप जानते हैं कि अमेरिका ने जब जापान एकदम त्राहिमाम मचा दिया था, एक तरह से चिट्टी होकर हाथी के सूंड में घुसने का प्रयास किया, तो हाथी उसको कैसे पटका, ऐसे पटका कि पूरा विश्व बदल गया, एक नए युग का प्रवेश होता है। वो अमेरिका जापान पर परमाणु परीक्षण कर दिया और देखते देखते द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन उस युद्ध की समाप्ति के जहां वो समाप्त हुआ ना, वहीं से विश्व में एक और युद्ध शुरू हो गया जिसका नाम है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। अब थोड़ा यहां जानते, यह जो कोल्ड वॉर है यह किनके बीच हुआ? तो एक तरह से विचारधारात्मक रूप से कहें तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच हुआ। इस पूंजीवाद का नेतृत्व करता था अमेरिका और साम्यवाद का नेतृत्व करता था रूस, यानी भूतपूर्व सोवियत संघ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ उसके समाप्ति को आधार बना के शीत युद्ध शुरू हो गया। एक बताइए, ये द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों संगे था कि नहीं था? तो फिर ऐसा अचानक हो का गई कि दोनों में शीत युद्ध शुरू हो अचानक से? ये सोचने वाली बात है। तो हम पिछले वीडियो में एक बात हम बोले थे, अगर याद हो तो, रूस या सोवियत संघ जो है वह एक साम्यवादी देश है। वहां पर 1917 में ही बोल्शेविक क्रांति होती है और इसके द्वारा वहां पर एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है जिसका विरोध जो है अमेरिका करता है। लेकिन परिस्थितिवश द्वितीय विश्व युद्ध काल में दोनों एक मंच पे आते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, दोनों के बीच विचारधारात्मक आधार पर लड़ाई शुरू था। माने अमेरिका का कट्टर दुश्मन सोवियत संघ था, लेकिन परिस्थिति ऐसा हुआ कि दोनों दोस्त इकट्ठे, माने दोनों दोस्त बन जाते हैं। बनने का सिचुएशन था नहीं, लेकिन बन जाते हैं, मजबूरीवश बन जाते हैं। और जब अमेरिका परमाणु बम गिराता है जापान पर, तो इसका सबसे बड़ा अगर झटका लगता है तो रूस को लगता है कि रे तू परमाणु बम रख ले रही हो, एक बार बतौले ना, अच्छा तू रोकले रही तो रोकले के करा रोले, लड़ाई तो हमनी के बीच में रोलक। बात समझ में आ रहा है ना कि लड़ाई तो हम दोनों के बीच में था। तुम परमाणु बम रखा था, हम तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे। कई जगह द्वितीय विश्व युद्ध काल में भी जो है ना, अमेरिका जो है रसिया को, अमेरिका ब्रिटेन मिलके रसिया को जापान जर्मनी के हाथों पिटवाना चाहता था, एक तरह से परास्त करवाना चाहता था। तो रसिया को तो सब था ही कि कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन मजबूरी से चुप था। लेकिन जैसे अमेरिका परमाणु बम गिराता है वैसे ही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक नया युद्ध शुरू होता है जिसको इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको शीत युद्ध क्यों कहते हैं? कोल्ड, ठंडा, क्योंकि यह युद्ध जो है ना बम, गोला, बारूद, बंदूक के स्थान पर मुंह से लड़ा हुआ है। मैंने ऐसे समझी ना, खाली लोग मार बोलो तो मार मार मार, लेकिन मारे क्यों ना?
माने कागज या कलम से लड़ल गए, ये मीडिया के माध्यम से लड़ल गए, ये वास्तविक धरातल पर लड़ाई नहीं हुआ था। दोनों ओर से एकदम धमकी, अब लागे पूरा विश्व में तनाव कि कब हरियाली कोनो गारंटी नहीं है। ये बहुत अच्छा डिफिनेशन दिए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसको भी जानना चाहिए हम लोगों को। सामान्य भाषा में समझ रहे अच्छी बात है, बट कुछ विद्वानों की। जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध की स्थिति के बारे में कहा है कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई हो, लेकिन डेट नहीं बताया गया हो, तिथि नहीं बताया गया हो। तो ये बताइए उस फांसी प्राप्त व्यक्ति के लिए हर दिन लगेगा कि नहीं लगेगा उसको, मेरा अंतिम दिन हम कहा। तो वह हाल था शीत युद्ध काल में। अब शीत युद्ध काल में लड़ कौन रहा था, तो हम लोग अभी देखें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो ये जो लड़ाई है वास्तविक धरातल पे तो लड़ा नहीं जा रहा था, इसमें हो रहा था गुटबाजी, क्योंकि विचारधारा का लड़ाई था। तो गुटबाजी में अमेरिका चाहता था ज्यादा से ज्यादा विश्व के देश मेरा समर्थन करे, इधर सोवियत संघ चाहता था ज्यादा से ज्यादा विश्व के देश मेरा समर्थन करे। इधर द्वितीय विश्व युद्ध भले मित्र देश जीत जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन का कमर टूट जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के जितने उपनिवेश थे सब जगह तो उसको आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। और जैसे अमेरिका परमाणु परीक्षण किया ना, ब्रिटेन को लग गया कि अब मेरा समय समाप्त होता है, अब विश्व का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं अमेरिका है। वो हथियार डाल देता है और अमेरिका का चरण पकड़ लेता है, कहता है अब बड़का भैया अपने, छोटका भाई हम अपने के हर बात में हमारी सहमति रही। तो अमेरिका उसको हिदायत देता है कि जितना उपनिवेश बनाया है उसको तुम जल्द से जल्द आजाद करो, नहीं करोगे तो सोवियत संघ हस्तक्षेप करेगा, अगर वो हस्तक्षेप करेगा तो फिर हम लोग का विचारधारात्मक आधार पर लड़ाई कमजोर हो जाएगा। अगर सोवियत संघ के हस्तक्षेप से कोई देश आजाद होगा तो बताइए वो विचारधारात्मक आधार पर किसका सपोर्ट करेगा, सोवियत संघ का ना सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अमेरिकी दबाव में एक तरह से ये समझिए ब्रिटिश सरकार मजबूर हुई, इसीलिए विश्व के ज्यादातर उपनिवेश 1945 से 55 के बीच आजाद हुए हैं, रट्टा नहीं मारना है। ज्यादातर उपनिवेश को स्वतंत्रता मिली 1945 से 55 के बीच में। तो जैसे ही अमेरिका का दबाव बढ़ा, एक तरह से विचारधारात्मक आधार पर जो लड़ाई चल रही थी, इसमें लोक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की लड़ाई एक तरह से नारा देकर अमेरिका लड़ रहा था, तो उसने ब्रिटेन पर दबाव बनाया। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त होता है ना, ब्रिटेन में चुनाव होता है और उस चुनाव के द्वारा जो ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार होती है, वो सरकार समाप्त होकर के बनती है किसकी सरकार, क्लेमेंट एटली। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो ब्रिटेन में चुनाव हुआ, उस चुनाव के द्वारा किसकी सरकार बन गई, क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है। और इस क्लेमेंट एटली साहब ने जो है भारतीयों के साथ एक सफल सार्थक वार्ता करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के कुछ बुद्धिजीवी सदस्य को भेजते हैं, अपने मंत्रिमंडल के। इसीलिए उसको कैबिनेट, मंत्रिमंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल को कैबिनेट बोलते हैं, इसीलिए उसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। या परीक्षा में एक बार शब्द दे दिया हिंदी वाला, मंत्रिमंडलीय शिष्ट मंडल योजना, है ना। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में 1946 में आती है, और यह इस मिशन में एक आदमी नहीं बल्कि 3 आदमी को भेजा जाता है, जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर कनिंघम। और कौन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये 3 लोग होते हैं। जैसे पैट्रिक लॉरेंस, आपको एग्जाम पूछता है अध्यक्ष कौन थे, तो इनमें से पैट्रिक लॉरेंस साहब अध्यक्ष थे। मतलब कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य आए थे, तो यह कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपका जवाब क्या होगा, पैट्रिक लॉरेंस साहब। अब जानिए, तो इस तरह कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने किया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन गए थे, क्लेमेंट एटली। अब यह मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंची।
कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। और पूरी तरह से उन लोगों को यह कह के भेजा गया था कि भारतीयों में यह विश्वास पैदा कर देना है कि भारत भारतीयों का है, उनका अपना बनाया हुआ संविधान होगा, अपना सरकार होगा, आप घबराएं नहीं। एक तरह से यह मैसेज देना था। ठीक है, तो जैसे कैबिनेट मिशन आता है भारत में, वो क्या करता है, मुस्लिम लीग के प्रधान मोहम्मद अली जिन्ना साहब और इधर से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आपको गांधी जी, पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इन सब के साथ एक बैठक करता है। अब मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है फिर उसी मांग पे अड़ जाते हैं, भाई मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो यहाँ परीक्षा उपयोगी बात ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन ने भी मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान मांग को ठुकरा दिया, कहा नहीं ये संभव नहीं है। उसके पीछे लॉजिक हम आपको पिछले वीडियो बताए हैं कि यही उन लोगों का लॉजिक था कि भारत में केवल मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं है, भारत में हिंदू को छोड़कर सब अल्पसंख्यक हैं, तो क्या सबों के लिए अलग अलग देश दे दिया जाए, है ना। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन ने जो है मुस्लिम लीग के मांग को बिल्कुल खारिज कर दिया, पाकिस्तान निर्माण की मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अब बात आती है कांग्रेसियों की मांग की, तो कैबिनेट मिशन बिल्कुल स्वीकार कर लिया उनकी सारी बातों को, और जो योजना प्रस्तुत की उस योजना का जिक्र हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला कैबिनेट मिशन योजना में यह बात था कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासत दोनों शामिल होंगे। समझ गए? ये पहला बात कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत को क्या बना दिया गया, एक संघ बना दिया गया, और कहा गया कि इस संघ में जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वो और देसी रियासत वो दोनों से मिल के बनेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ब्रिटिश भारत के प्रांत का देसी रियासत माने कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहा था ना, तो उस समय भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक वो पूरा 100% अंग्रेज के अधीन, तो उसको कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत, एगो नाम ला भारतीय लोग राजा महाराजा रहे, लेकिन काम सबके करे, अंग्रेज करे, लेकिन नाम रहे वो राजा के, तो वैसन क्षेत्र में कहा गया देसी रियासत। तो इसी कैबिनेट मिशन योजना में इस बात को कह दिया गया कि भारत को जो है ब्रिटिश प्रांत से और देसी रियासतों से दोनों से मिला दिया जाएगा, और मिला करके क्या बना दिया जाएगा, एक संघ बना दिया जाएगा। और दूसरा बात कहा गया इस संघ को मिला, इस संघ में 3 प्रकार के राज्य होंगे, भाग क, ख एवं ग। लेकिन जो तीसरा बात कहा गया इसको लेके कांग्रेस थोड़ा सा विचलित हो गया। यह बात कह दिया गया कि भाई देसी रियासत मन करे तो भारतीय संघ में शामिल हुई, ना तो ना हुई। इस बात को लेकर के कांग्रेसियों में थोड़ा सा द्वेष हो गया कि भाई सब ठीक बा, लेकिन तू देसी रियासत को यहाँ आजादी काहे दे दिया कि वो मन करी तो संघ में शामिल हुई, ना तो ना हुई, है ना। तो फिर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सोचा कि भाई इतना मेहनत के बाद से तो एगो मिलता ही मौका, है ना, हम इस मौका को कहे चुका रहे, क्योंकि अगला जो बात था और बढ़िया बात, अच्छा बात था कि आप लोग जल्दी से जल्दी एगो चुनाव करा लीजिए, चुनाव करा के एगो अंतरिम सरकार बना लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद संविधान सभा का गठन कर लीजिए। मतलब संविधान सभा के लिए कोनो चुनाव न करे की जरूरत नहीं है, एगो चुनाव करो सीधे, टाइम नहीं है। यहाँ पर समझ रहे स्थिति क्या हो गया था, एक ही चुनाव करा लीजिए, चुनाव से सरकार बना लीजिए, और फिर प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का भी गठन करवा दीजिए, और इसके लिए निर्धारित किया गया 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि। समझ आएगा? तो इस तरीका से कितना बढ़िया बात कैबिनेट मिशन में था, एक अंतरिम सरकार बनाना था, संविधान सभा का गठन करना था, भारत को संघ बनाना था, ये ना वो पॉइंट नहीं गड़बड़ था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा परीक्षा उपयोगी बात कि कैबिनेट मिशन की बात को कांग्रेसी न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिए, लेकिन मुस्लिम लीग बिल्कुल खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको पाकिस्तान जाने की माना गया
नहीं माना गया। तो इस तरीका से कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसी को कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस प्रस्ताव के अनुसार क्या काम होगा। तो सबसे पहले क्या करना था, एक चुनाव कराना था। तो चुनाव कराया गया जुलाई 1946 में। तुरंत कैबिनेट मिशन कब आया था, अभी आप सब पूछे थे, तो 24 मार्च 1946 को मार्च को आया गया। उसके बाद जुलाई 1946 में एक चुनाव कराया गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन में यह प्रस्ताव था ना, एक चुनाव करा लेना है और चुनाव करा करके तुरंत अंतरिम सरकार बना लेना है। तो फलतः जो चुनाव हुआ कुल 296 स्थान के लिए हुआ। इसमें से कांग्रेसियों को जो है, कांग्रेस को जो है 208 को स्थान मिला। अब मुस्लिम लीग के मात्र 73 को स्थान मिला। अब इतना कम सीट पाके मुस्लिम लीग बौखला गया, पगला गया कि भाई हम तो सरकार नहीं बना सकते हैं। तो उसने तुरंत घोषणा कर दिया, जैसे चुनाव का परिणाम आता है उसके बाद यानी 16 अगस्त 1946 को क्या मुस्लिम लीग के प्रधान मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे माने सीधी कार्यवाही दिवस, मतलब ना समझनी, गदर फिल्म के शूटिंग चालू हो गए भारत में। अब मतलब मार काट, अब क्या हुआ, देश में दंगा फैल गया। जैसे घोषणा हुआ 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन करो, सब एकदम कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करो, चुनाव को नहीं मानते, रिजल्ट को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, एकदम मुस्लिम बौख आ गया। अब जहां जहां मुस्लिम लोग बहुसंख्यक में था, हिंदू लोग कटाया, ये बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, या हिंदू बहुसंख्यक में होगा वहां मुसलमानों कटाया होगा। लेकिन फिल्म की तरह गदर फिल्म का पहला सिनेमा है ना, एकदम उसी टाइप से भारत में चारों तरफ जहां दंगा छिड़ गया, अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन आप बताइए कि बहुमत किसको मिला था, कांग्रेसियों को। तो उस समय वायसराय बन गए थे बेबल साहब। कौन थे उस समय, बेबल साहब। अब चूंकि जब कांग्रेसी बहुमत में था तो सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित किया जाएगा, कांग्रेसी को। इसीलिए बेबल साहब ने कांग्रेस के प्रधान उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और 2 सितंबर है ना 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए। इस तरह से गुलाम भारत में जो प्रथम भारतीय लोगों का सरकार बना था, जिसको अंतरिम का मतलब तत्कालिक कुछ समय का, ठीक है ना, तो जो अंतरिम सरकार बना था उस सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा। अब इस जब सरकार प्रधानमंत्री बने होंगे तो और भी मंत्री बने होंगे। तो मंत्रिमंडल आपको परीक्षा में काफी पीटी में इंपॉर्टेंट पूछता है। एक देश की आजादी होने के पहले का मंत्रिमंडल, एक आजाद भारत का मंत्रिमंडल, एक प्रथम चुनाव का मंत्रिमंडल, 3 मंत्रिमंडल आपको ध्यान में रखना होगा। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये गुलाम भारत में जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव हुआ और इस योजना में जो कांग्रेस जीता और प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस सरकार में कौन कौन मंत्री बना, थोड़ा उनका नाम भी हम लोग देख लेते हैं। तो उस अंतरिम सरकार के जो मंत्री लोग थे उनका नाम ये हमने आपको यहाँ दे दिया है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे जानते हैं हम लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बन गए, प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में एक बार सवाल पूछा कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यकारी परिषद। तो सब लोग कहा कि कार्यकारी माने सरकार बने। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल गलत जवाब, अभी देश आजाद नहीं हुआ है। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ये सवाल पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष तो स्वयं लॉर्ड वेवेल था। अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड वेवेल थे, है ना।
और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पास विदेश विभाग रखे, राष्ट्रमंडल से संबंधित निर्णय लेने का सारा अधिकार अपने पास रखे। आते हैं पटेल साहब के पास, तो पटेल साहब जो है गृह मंत्री बने, सूचना और प्रसारण मंत्री बन गए। बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री बना दिया गया। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री को इनको बनाया गया। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से संबंधित मंत्रालय इनको दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। आसफ अली को रेल मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्री और लियाकत अली खान को वित्त मंत्री। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, एक बात हम बताना भूलते जा रहे थे कि जब डायरेक्ट एक्शन डे हो रहा था ना, तो उस समय लॉर्ड बेबल ने मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया था। क्या करता रहा रोड पर हल्ला कइले से का होई, जवाहरलाल नेहरू तो सरकार बना ले लो, है ना, चुपचाप सरकार में शामिल हो जा और सरकार का काम डिस्टर्ब करो। मतलब सरकार में रह के सरकार का काम मत होने दो, संविधान सभा का बैठक नहीं होने दो। एक तरह से लॉर्ड बेबल ने अंग्रेजों ने इशारा दिया, फुट डालो शासन करो, दिखावा में कुछ और, कथनी में कुछ और, करनी में कुछ और थे अंग्रेज। तो जैसे ही राय दिए ना लॉर्ड बेबल साहब अली जिन्ना को, तो मुस्लिम लीग के कुछ के 5 सदस्य न चाहते हुए भी सरकार का हिस्सा बन गए। लेकिन उनका उद्देश्य सरकार का सहयोग करना नहीं था, बल्कि सरकार में रह करके सरकार को डिस्टर्ब करना उद्देश्य था। इस तरह से देश में पहली बार जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के भी 5 सदस्य थे। चलिए अब आते हैं, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या था? तो दूसरा काम था जैसे चुनाव कराइए, सरकार बनाइए, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? संविधान सभा का गठन कर लीजिए, संविधान निर्माण का काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इसी क्रम में सब पहला दिन 9 दिसंबर 1946, देख रहे हैं एकदम 46 में सब काम हो रहा है। 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है। अब सब संविधान सभा के लोग बैठा, वो दिन मान लिया गया कोई नेतृत्वकर्ता न हो, तो बैठक का संचालन कौन करेगा? तो आनंद फानंद में तत्कालिक अध्यक्ष बनाया गया। किसको? तो बिहार के वयोवृद्ध नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। मैंने परीक्षा बहुत वीवीआई है। 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा का प्रथम बैठक किया गया। अब इस दिन दिल्ली में किया गया था संविधान सभा का बैठक, ध्यान में रखिए कहां किया गया? दिल्ली में कब किया? प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर। इस दिन का महत्वपूर्ण घटना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आप समझ सकते हैं पहला दिन है, चुनाव कैसे होगा? पहले चुनाव कराने के लिए भी तो अध्यक्ष चाहिएगा। तो आनंद फानंद जो सबसे वृद्ध आदमी थे, प्रतिष्ठित आदमी थे, उन्हीं को बना दिया कि आप ही संभालिए। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष बन गए, लेकिन जैसा आप जानते हैं मुस्लिम लीग बाहर खड़ा होकर मुर्दाबाद, पाकिस्तान चाहिए, हई चाहिए, वो चाहिए, पूरा डिस्टर्ब कर लिया था। मतलब संविधान सभा का बैठक वो चलने देना नहीं चाह रहा था। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन धन्यवाद दे करके सभा को पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद सभा जो है, ध्यान दीजिए, 11 दिसंबर 1946 के दिन मिलती है। 11 दिसंबर 1946 के दिन जब सभा का बैठक होता है, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब सच्चिदानंद सिन्हा जी को मतलब 2 दिन के लिए 9-10 तारीख लेकिन नहीं रहे, 11 तारीख को फिर अस्थायी रूप से किसको अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। लेकिन बात वही फिर ठाक के 3 पात, मुस्लिम लीग का विरोध, जबरदस्त विरोध, कार्रवाई नहीं चलने दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद सबको धन्यवाद दिए और कहे चलिए अब 13 तारीख को मिला जाएगा। अब 13 दिसंबर को जो अगली बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946 के दिन, यह काफी महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा ये जितने सारे सदस्य हैं संविधान सभा के, ये लोग क्यों आए हैं, क्यों इस सभा का गठन किया गया है, आप थोड़ा इस संविधान सभा के गठन का उद्देश्य बताइए। तो 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, ये 3 डेट है, काफी इंपॉर्टेंट है। हम जिसे जानते सब लिखते चल रहे हैं, जब हमको याद है तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। फिर से आप ध्यान दीजिएगा,
कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का प्रथम बैठक किस तिथि को हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 11 दिसंबर को जब बैठक हुआ संविधान सभा का, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर एक दिन गैप करके फिर एक दिन आइए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हम इसको यहीं पे रोकते हैं। अब संविधान निर्माण का काम पहले देश को आजाद कर देंगे, उसके बाद कराएंगे। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या होता है, आज रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ स्टाफ लोग भी नहीं आए हुए हैं, फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, काफी बोलते बोलते हम थक गए हैं। सो प्लीज आप लोग देखिए, अगर देख के अच्छा लग रहा है तो हमको बताइए कि सर आप ऐसा काम करते चलिए, और नहीं तो जब आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो झूठों का हमारा चिल्लाइला से क्या फायदा होगा। हम बिल्कुल आम भाषा में, साधारण भाषा में आप लोग को जो समझ में आ सकता है बोली, उस बोली में हम बोल करके पढ़ा रहे हैं। आप लोग का क्षमता है, खूब पढ़िए, है ना। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत बनाने का कोशिश कीजिए, और जो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है उसको कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जितना ज्यादा हो सके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अगर वाकई में आप इच्छुक हैं कि सर वीडियो बनाते रहें, उनका मनोबल बढ़ा रहे, उनका मनोबल किसी कीमत पर टूटे नहीं, तो आप लोग जैसे पहले सहयोग करते थे आज भी ऐसा ही सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, है ना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।